Good morning everybody. I am Seema Kaushik and welcome back to this channel. Happy Independence to all of you. And आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जो कि देखो अभी तक हमने बात करी है पीजीबीपी के अंदर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर वो एक्सपेंसेस जो एक्सप्रेसली अलाउ हैं, राइट। अब कुछ ऐसे लॉसेस भी हैं जो कि एक्सप्रेसली क्या हैं, अलाउड हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 ऐसे लॉसेस हैं जो कि अलावेबल नेचर के हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले 2 सब्जेक्ट कराए हुए हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो कि 9th यूनिट है, पूरे अच्छे से कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और एक सब्जेक्ट और कराया हुआ है बिजनेस फाइनेंस का, वो भी कंप्लीट कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट बना रखिए, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तभी करना और अभी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा सब्जेक्ट भी और चला देंगे साइड बाय साइड, एंड 2 सब्जेक्ट करके फिर तो हमें फटाफट क्या करना है, अपने पूरे नेट की प्रिपरेशन यहीं से करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये आपके सर्टेन अलावेबल लॉसेस, ध्यान से देखिए। नंबर 1, रॉबरी और डकैती। इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस है, ठीक है, और उस बिज़नेस में रॉबरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो अब उसमें आपका तो फॉल्ट नहीं है, आपका तो लॉस हो गया, राइट। तो आपका जो ये लॉस हुआ है वो अलावेबल इन नेचर है, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो क्योंकि उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अब चोरी हुई है और फिर भी आप प्रॉफिट में ही, मतलब जितनी चोरी हुई है फिर भी आप उसको घटा नहीं रहे हो, उसको डिडक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये तो सरासरी आपके ऊपर अन्याय हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं करती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट, एम्बेजलमेंट, थेफ्ट एटसेट्रा। ये एम्बेजलमेंट क्या होता है? देखो, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि आप अकाउंट में गड़बड़ी करके कैश वगैरह का चोरी कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी अलग तरीके से वर्क प्लेस पे चोरी करना हो, तो वो बिज़नेस लॉस हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हमारा बिज़नेस था और उसके अंदर जो एम्प्लॉय लगे हुए थे उन्होंने कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ी करके कैश की चोरी कर ली, या फिर किसी अलग तरीके से वर्क प्लेस पर उन्होंने चोरी कर ली, तो उसी को एम्बेजलमेंट या एम्बेजलमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उस एम्बेजलमेंट की भी हमें डिडक्शन मिलती है, कौन से में? बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम है उसके अंदर जो अलावेबल डिडक्शन है उनके अंदर ये भी इंक्लूड होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है हमारा 3rd, लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी थी। आपने क्यों करी थी एडवांस पेमेंट? ताकि सप्लायर जो है आपको, जो आपने ऑर्डर किया उसको सप्लाई कर दिया आपको, बट आपके सप्लायर ने क्या किया, ना तो ऑर्डर पूरा किया और ना ही जो एडवांसेस आपने दिए थे उनको वापस करा। अब तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया आपके साथ। मीनिंग आपने ये सोचकर कि सामान थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आएगा इसलिए एडवांस में पेमेंट कर दी, लेकिन आपका भाई साहब जो सप्लायर निकला वो क्या निकला, उसने ना दिया आपको कुछ भी, ना तो माल दिया और साथ के साथ ना ही उसने क्या ना दिया, ना ही उसने आपके एडवांसेस वापस करे। तो ये तो क्या हो गया, ये तो आपका लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया। इस वजह से ये भी क्या है, आपकी अलावेबल डिडक्शन होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया? चलें आगे। चलो अब बारी आती है हमारे एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउ की। मीनिंग ऐसे एक्सपेंसेस की बात करेंगे जो कि डिसअलाउड हैं, जो कि हमें लगता है कि ये हमारे एक्सपेंसेस है, राइट, बट कानून कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ना 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 ना, ऐसे एक्सपेंसेस की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो डिस्कस करते हैं कौन से हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो डिसअलाउ है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउ में हमारा पहला पॉइंट आता है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवर्नर एटसेट्रा पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप सेक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 2B। ये कह क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझो तो आपको अलग से समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है डिसअलाउंस मतलब डिसअलाउड है ऑफ एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवर्नर एटसेट्रा पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी।
दैट मीन्स कि अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, लाइक आपने पैम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए आपने खर्चा कर दिया, तो वो सारे के सारे खर्चे आपके डिसअलाउड हैं। ये नहीं कि आप अपनी पार्टी को या अपनी साइड वाली पार्टी, किसी भी पार्टी को ऊपर लेके जाने के लिए आप बहुत सारे पैम्पलेट्स वगैरह छपवा देते हो और वो खर्चा करते हो, तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे। Section 40 expressly provide that the following expenses shall not be deducted in computing the profit and gain of business or profession। आगे जाके following expenses मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी मैं कौन कौन से ऐसे expenses है जिनकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ध्यान से देखो। Section 40 expressly provides that the following expenses shall not be deducted in computing the profit and gain of business or profession। इनको ना हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तीनों पॉइंट ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बट मैं अभी एक बार बता देती हूँ, आप तीनों के तीनों एक बार माइंड में तो ज़रूर रखो कि हमें ना कौन से एक्सपेंसेस की बात करेंगे। इन द केस ऑफ एसएससी के केस में बात करेंगे कि किस टाइप का आपके एक्सपेंसेस होंगे जो कि डिडक्टेबल इन नेचर नहीं है। फिर सेकेंड करेंगे इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करेंगे एसएससी के बाद पार्टनरशिप फॉर्म। एंड थर्ड नंबर पे बात करेंगे इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी और बीओआई, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या अदर देन अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट, अब हम बात करें, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ एन एसएससी, एसएससी के केस में हमारी डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस कौन से? नंबर 1 पेमेंट आउटसाइड इंडिया एटसेट्रा। देखो ध्यान से समझो मेरी बात, पेमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है कि आपने आउटसाइड इंडिया कुछ पेमेंट की है, लाइक आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट कर दी है, रॉयल्टी फ़ीस वगैरह, टेक्निकल सर्विसेज की फ़ीस वगैरह, जो भी कुछ पेमेंट अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे की है, तो याद रखना जब भी आप आउटसाइड इंडिया पे करते हो तो आपको टीडीएस काटना होता है। बट अगर आपने टीडीएस नहीं काटा और आपने उसकी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराई, तो आपकी किया गया वहाँ पर खर्चा, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस हो, इंटरेस्ट की फॉर्म में, रॉयल्टी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। बट अगर आपने टीडीएस काट कर अमाउंट डिपॉजिट करा दी है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो आपके वो एक्सपेंसेस जो है अलाउेबल हो जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट टू रेजिडेंट्स। अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 30% भी अलाउेबल तब होगा जब आपने टीडीएस काट दिया होगा और अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करा दी होगी ड्यू डेट से पहले, अदरवाइज सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपका टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड गेन। अब देखो यहाँ पर अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हो तब भी डिसअलाउड है, वेल्थ टैक्स पे कर रहे हो तब भी डिसअलाउड है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पे कर रहे हो, जैसे प्रिविलेज फीस होगी या फिर सर्विस चार्ज हो गया, वो सारे के सारे क्या हैं आपके डिसअलाउड हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये वेल्थ टैक्स वगैरह हो गया ना इसी के अंदर। उसके बाद आता है आपका अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पेबल आउटसाइड टू आ नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो तब भी आपका डिसअलाउड होगा। पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड में भी डिसअलाउ होगा। और नेक्स्ट है आपका टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ द एम्प्लॉयर, ये एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल सी में हमने करी थी ना, मे बी बात करी थी परक्विजिट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपकी क्या है एग्जाम्प्टेड है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन द केस ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म अंडर सेक्शन, याद रखना 40 सब सेक्शन बी। ये क्या कहता है? कह रहा है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, ठीक है, आपकी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है वो आप किसी पार्टनर को क्या कर रही है? सैलरी पे कर रही है, बोनस, कमीशन कुछ भी पे कर रही है। ठीक है, वो वर्किंग पार्टनर अगर नहीं है तो आपकी कोई भी डिडक्शन आपको अलाउेबल नहीं है। बट अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो डिडक्शन अलाउेबल है, और वो डिडक्शन आपकी पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही ऑथराइज्ड है। ठीक है, साथ के साथ इस पर जो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स होगा वो भी अलाउेबल है, लेकिन मैक्सिमम रेट जो होगा वो 12% होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं जो नीचे मैंने दे रखा ना, इन द केस ऑफ वर्किंग पार्टनर, ये क्या कह रहा है?
देखो इन द केस ऑफ वर्किंग पार्टनर नीचे दे रखा, ध्यान से देखो, ऑन द फर्स्ट 3 ऑफ द बुक प्रॉफिट, एक बुक प्रॉफिट आपको निकालना होगा बुक प्रॉफिट का 3 लाख, जो पहले के 3 लाख है, ठीक है। और इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस आपको क्या करना है, 1,50,000 एक साइड में लिखना है और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट साइड में रखना है, विच एवर इज मोर कि आपको डिडक्शन अलावेबल होगी। उसके बाद अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है तो जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया है उसका 60% ये आपका वर्किंग पार्टनर के केस में अलावेबल हो जाएगा। समझ में आई बात। लास्ट है आपका, इन द केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अदर देन अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन BA, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, ठीक है। किसी भी मेंबर को आप पेमेंट कर रहे हो तो ऐसे में आपकी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसको कोई भी डिडक्शन अलावेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और फिर मैं अपने आप मैं बता दूंगी, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।